हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में हमारी यूनिट चल रही है मैट्रिसेस और आज का हमारा टॉपिक है अ सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, जहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और इनको सॉल्व कैसे करते हैं। इससे पहले लास्ट लेक्चर में मैं आपको नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सिखा चुका हूं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कोर्स की डिटेल बता देता हूं कि अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 को गेटवे क्लासेस ऐप पर पढ़ते हैं तो गेटवे क्लासेस ऐप पर आपको क्या क्या मिलेगा। देखिए, यहां पर आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, जहां पर मैं 100% सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद सभी वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। लेक्चर वाइज आपको डीपीपी मिलेगी और डीपीपी के सभी क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जहां से आप अपने सॉल्यूशन को क्रॉस चेक कर सकते हैं। यूनिट वाइज आपकी लाइव डाउट क्लासेस होंगी, यूनिट वाइज आपका टेस्ट भी होगा और यूनिट वाइज आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सेट मिलेगा। तो ये सब आपको मिलेगा गेटवे क्लासेस ऐप पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक और आज हमें पढ़ना है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। तो लीनियर इक्वेशंस मतलब ऐसी इक्वेशंस जहां पर वेरिएबल की पावर 1 हो और लीनियर इक्वेशंस के अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल या 5 वेरिएबल तक ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। तो ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में ही बता चुका हूं कि अगर लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है, देखो इन तीनों ही लीनियर इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, केवल वेरिएबल्स की टर्म है और इक्वल टू में क्या है, जीरो है। तो कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में कोई है नहीं और इक्वल टू में जीरो है, इसका मतलब ये सिस्टम कैसा है, होमोजीनियस है। ये सिस्टम हमारा नॉन होमोजीनियस है, जिसको मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें वेरिएबल की टर्म है और साथ ही साथ कांस्टेंट की भी टर्म है। D1, D2, D3 क्या है, यहां पर कांस्टेंट्स हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो इसको तो हम पढ़ चुके हैं, हमें इधर वाला सिस्टम पढ़ना है, ठीक है ना। आज इसको पढ़ना है हमें, इधर वाले पार्ट की आज हम बात नहीं करेंगे। चलिए, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, अगर इन तीनों जीरो में से एक भी जीरो की जगह पर कांस्टेंट नंबर आ जाता है, जीरो को छोड़ के कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर आ जाता है, तो ये सिस्टम हमारा नॉन होमोजीनियस हो जाएगा। होमोजीनियस में कांस्टेंट की कोई टर्म नहीं होती है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस जो ये सिस्टम आपको दिया है इसको आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो ऐसा ही हमने यहां भी किया था। तो देखो मैट्रिक्स की फॉर्म में क्या आएगा, जरा ध्यान से देखो, इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, देखिए बहुत आसान है। जो आपके वेरिएबल की कोफिशिएंट है उससे कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन जाएगी और जो वेरिएबल है उनसे वेरिएबल मैट्रिक्स बन जाएगी और जो आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहां पर क्या है, जीरो है, इससे कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, मैट्रिक्स बी बनेगी। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिखा जाएगा। ये देखिए, एक्स के कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में आएंगे a1, a2 एंड a3। y के कोफिशिएंट सेकंड कॉलम में आएंगे b1, b2 एंड b3 और z के कोफिशिएंट थर्ड कॉलम में आएंगे c1, c2 एंड c3। क्लियर है। अब यहां पर दूसरी मैट्रिक्स आएगी वेरिएबल की, x, y और z और इक्वल टू में आएगा हमारे पास, देखिए इक्वल टू में इस बार जो कांस्टेंट की जगह पर सब जीरो है, तो इक्वल टू में क्या आएगा, इक्वल टू में सभी जगह पर जीरो आएगा, यानी कि जीरो मैट्रिक्स आएगी एक। ये हमारा हो गया इसका मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। इसी रिप्रेजेंटेशन को अगर हम शॉर्ट में लिखें तो इसको ऐसे लिखा जाता है, जरा ध्यान दीजिए, ए एक्स इक्वल टू में जीरो। ये शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। देखिए जीरो का मतलब ये जीरो नहीं, एक्चुअल में ये ओ है, जीरो मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स। और यहां पर एक्स क्या है, वेरिएबल की मैट्रिक्स है और ये ए क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। तो यहां पर याद रखना ये वाली मैट्रिक्स क्या है, हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स। इस तरह से हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं वो आपको बताता हूं। देखिए, अ सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। तो हमारा जो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का सिस्टम होगा वो कैसा होगा, ax इक्वल टू जीरो की फॉर्म में होगा। जैसा मैंने आपको अभी, जीरो मतलब ये ओ है, यहां पर जीरो मैट्रिक्स है, ध्यान रखना ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स है और नल मैट्रिक्स हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्चुअल में ये ओ है।
तो Ax इक्वल टू O। तो यहां पर ये हमारे पास क्या है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है, जिसको मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां पर जरा ध्यान देना, देखिए ऑलवेज हैज अ सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास होमोजीनियस सिस्टम है, अगर आपके पास होमोजीनियस सिस्टम है तो इस सिस्टम का हमेशा सॉल्यूशन होगा। जबकि आपके पास जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है, इसका सॉल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि ये दो टाइप का होता है, कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट मतलब जहां पर सॉल्यूशन है, और इनकंसिस्टेंट मतलब जहां पर सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, इट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, यानी कि इसका हमेशा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, इसमें नो सॉल्यूशन कभी आएगा ही नहीं। तो यही चीज यहां पर लिखी है कि ऑलवेज हैज अ सॉल्यूशन, यानी कि होमोजीनियस सिस्टम का हमेशा सॉल्यूशन होगा। क्लियर होगी बात। अब अगर इसका सॉल्यूशन होगा तो इसका सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब यहां पर इस बात को ध्यान से समझेंगे। देखिए जब हमने इसको कैलकुलेट किया था तो इसके लिए हमने ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखी थी। इसके लिए हमें किसी ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स में ये कॉलम आता था, कॉलम मैट्रिक्स, और यहां पर ये कॉलम मैट्रिक्स पूरी की पूरी जीरो है, तो इसको ऐड करने का कोई फायदा है नहीं। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, इस बार सिर्फ मैट्रिक्स ए लिखनी है। सिर्फ कौन सी मैट्रिक्स लिखनी है, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है, ध्यान रखना। तो यहां पर ए क्या है, ए इज इक्वल टू A1 A2 A3, B1 B2 एंड B3, C1 C2 एंड C3, ये है आपके पास मैट्रिक्स ए। इस बार मैट्रिक्स ए से ही काम चल जाएगा, आपको कोई ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स इस केस में नहीं लिखनी है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया होगा आप उसको Ax इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख लेंगे। क्लियर। अब ऑलवेज हैज ए सॉल्यूशन, यानी कि इस सिस्टम का हमेशा सॉल्यूशन होगा। अब अगर सॉल्यूशन होगा तो आपको क्या करना है, जो मैट्रिक्स ए उसकी रैंक निकालनी है। इस मैट्रिक्स की क्या निकालनी है, रैंक। कैसे निकालेंगे, इक्लियन फॉर्म से निकालेंगे, वो आपको अच्छे से आता है। तो इक्लियन फॉर्म से हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए की रैंक निकालेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैट्रिक्स ए की रैंक नंबर ऑफ अननोन के इक्वल आई, यानी कि अगर किसी इक्वेशन में 3 वेरिएबल है और उसकी रैंक भी कितनी आ गई, 3 है, या उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल 4 है और उसकी रैंक भी कितनी आ गई, 4 आ गई, तो इस केस में सिस्टम का जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इस केस में जो यूनिक सॉल्यूशन होता है उसके दो नाम और भी होते हैं। क्या क्या, देखिए या तो आप उसको यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे या आप कहेंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन। और आप इसको जीरो सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जीरो सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन क्यों कहेंगे हम, क्योंकि एक्चुअल में जो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, यानी कि यहां पर जो सॉल्यूशन आएगा वो जीरो आएगा। अगर आपके पास 3 वेरिएबल है तो तीनों वेरिएबल की वैल्यू जीरो आएगी। अगर 4 वेरिएबल है तो चारों वेरिएबल की वैल्यू जीरो आएगी। इसीलिए इस यूनिक सॉल्यूशन को या तो हम ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं या फिर जीरो सॉल्यूशन कहते हैं। क्योंकि देखो यहां पर मैंने लिखा भी है कि ईच अननोन इक्वल टू जीरो, जितने भी अननोन होंगे, जितने भी वेरिएबल होंगे, सब जीरो के इक्वल आएंगे। ऐसा कब होगा, जब आपके पास मैट्रिक्स ए की रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल बराबर होंगे। अब दूसरा केस देखो, अगर मैट्रिक्स की रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से कम रह गई, देखिए ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकती, कम ही हो सकती है, या तो इक्वल होगी या कम होगी। अगर रैंक आपकी नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है तो इस केस में आपका जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट होगा, और इसको हम कहेंगे इनफाइनाइट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, या फिर इसको नॉन जीरो सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नॉन जीरो ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो ये हमारा इसका कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, नॉन जीरो सॉल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये ट्रिवियल, ये नॉन ट्रिवियल, ये जीरो सॉल्यूशन, वो नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो मेरे ख्याल से अब ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहां पर आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि यहां पर 3 ही टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए 3 टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन जहां पर मैट्रिक्स की रैंक और नंबर ऑफ अननोन बराबर आएंगे, मतलब ऐसा क्वेश्चन जहां पर सॉल्यूशन कैसा होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। एक टाइप का क्वेश्चन यहां से बनेगा। दूसरा टाइप यहां से बन सकता है कि अगर आपकी रैंक नंबर ऑफ अननोन से कम हो गई तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब एक टाइप का क्वेश्चन और भी हो सकता है जहां पर आपको क्या कहा जाएगा कि जो सिस्टम है उसका सॉल्यूशन है, उसका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, नॉन ट्रिवियल है। तो आपको वहां पर लैम्डा की या किसी और कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन इस सिस्टम से बन सकते हैं। मैं तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको यहां पर सॉल्व कराने जा रहा हूं।
इससे पहले नॉन होमोजीनियस में टोटल हमारे पास 5 टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे और मैंने सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए थे और डीपीपी में भी हर एक टाइप का आपको क्वेश्चंस दिया गया है। तो आप अगर डीपीपी को सॉल्व करेंगे और लेक्चर के सारे क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद यहां इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके 3 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जरा ध्यान दीजिए। टेस्ट वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन पजेस अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। हमें ये टेस्ट करना है, चेक करना है क्या इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं कि इस सिस्टम का सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल है या नहीं है, पजेस अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉट। देखते हैं। देखिए तो सबसे पहले यहां पर क्या दिया आपको, 4 इक्वेशंस आपको दी गई हैं, 4 इक्वेशंस आपको दी गई हैं। इनको सबसे पहले आप मैट्रिक्स की, तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए तो अगर मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखता हूं तो देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए जरा। अब मैं इन इक्वेशंस को दोबारा नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ डायरेक्ट मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख रहा हूं। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म, ध्यान दीजिए, इन मैट्रिक्स फॉर्म। देखिए अगर ये क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएगा तो आपको सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि सबसे पहले आप इन चारों इक्वेशंस को लिखेंगे। क्या करेंगे, चारों इक्वेशंस को आप लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब इस सिस्टम को मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान देना। देखो बहुत आसान है। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर आप इसको लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। पहले कॉलम में x1 के कोफिशिएंट आएंगे 1, 3, 5 और 6, 1, 3, 5, 6, 1, 4, 7, 8, 1, 4, 7, 8, उस 1, 4, 7, 8, 2, 7, 11, 13, 2, 7, 11, 13, 2, 7, 11, 13, 3, 10, 17 और 16, 3, 10, 17 और 16। तो बहुत आसान है। आपको क्या करना, सिर्फ पहले कॉलम में x1 के कोफिशिएंट, दूसरे कॉलम में x2 के कोफिशिएंट, थर्ड कॉलम में x3 के कोफिशिएंट और फोर्थ कॉलम में x4 के कोफिशिएंट। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर बाई चांस कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए यहां पर x1 x2 वाली कोई टर्म दी ही ना हो आपको, तो उस केस में यहां पर जब आप x2 का कोफिशिएंट लिखेंगे तो वो 0 आएगा। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। चलिए दूसरी मैट्रिक्स आएगी मेरी वेरिएबल की। तो यहां पर कितने वेरिएबल है, 4 है, x1, x2, x3, x4। इक्वल टू में आएगी ओ मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, 0, 0, 0 एंड 0। चलिए ये हमारी क्या आ गई, नल मैट्रिक्स आ गई। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, नल मैट्रिक्स आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसमें से ये वाली जो मैट्रिक्स है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ए है। हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स की रैंक को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए इस मैट्रिक्स की रैंक को कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पर जरा ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले मैं इस मैट्रिक्स ए को लिखूंगा। तो यहां पर हमारे पास, यहां पर हम लिखेंगे वेयर। अब यहां पर देखो जरा, वेयर ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स, देखो कितनी है हमारे पास, ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है 1, 3, 5, 6, 1, 3, 5 एंड 6, 1, 3, 5, 6, 1, 4, 7, 8, 1, 4, 7, 8, 1, 4, 7, 8, 2, 7, 11, 13, 2, 7, 11 और 13, 2, 7, 11, 13, 3, 10, 17 और 16। ये हमारे पास है मैट्रिक्स है। अब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स की रैंक को फाइंड आउट करना है बाय इक्लियन फॉर्म। याद रखना, इक्लियन फॉर्म ही सबसे आसान तरीका होता है किसी भी मैट्रिक्स की रैंक को कैलकुलेट करने का। जब भी आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमेशा रैंक इक्लियन फॉर्म से ही आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखो यहां पर क्या करेंगे, इक्लियन फॉर्म में क्या करते हैं, आपको सिर्फ डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 करने होते हैं। तो इस डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट है इन सबको आप क्या करेंगे, 0। एक चीज और ध्यान रखना, आपको क्या करना है, जब आप ये मैट्रिक्स लिखते हैं तो हमेशा याद रखना एलिमेंट्स को कॉलम में ही लिखना, ठीक है, एकदम वर्टिकल कॉलम में, 1 के नीचे 3। ऐसा नहीं कि 1 यहां लिख दिया 3 यहां लिख दिया, उससे क्या होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि डायगोनल के एलिमेंट्स कौन से और उसके नीचे के एलिमेंट कौन से हैं। तो इसलिए बहुत ही सही तरीके से आपको मैट्रिक्स को लिखना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई गलती ना हो। चलिए
अब यहां पर देखिए जरा, मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 1 के नीचे जितने भी एलिमेंट दिए इनको 0 बनाऊंगा। तो ये आप अच्छे से जानते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं, है ना। देखो ये आपका नंबर पहले से 1 दिया, अगर ये 1 नहीं दिया होता तो पहले मैं इसको 1 बनाता, अगर मेरी कैलकुलेशन इजी हो रही होती। लेकिन यहां पर तो ऑलरेडी आपको पहले से ही 1 दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर मैं ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो, 3 ऑपरेशन लगेंगे एक साथ। R2 में चेंज, R2 प्लस माइनस का 3 टाइम्स ऑफ R1, R3 में चेंज, R3 प्लस माइनस का 5 टाइम्स ऑफ R1, R4 में चेंज, R4 प्लस माइनस का 6 टाइम्स ऑफ R1। ये मेरे पास 3 ऑपरेशन है, इन तीनों ऑपरेशन को लगाऊंगा मैं यहां पर, तो मेरे पास जो नई मैट्रिक्स मुझे मिलेगी वो ए के इक्विवेलेंट ही होगी। देखिए ध्यान रखना, आपको इक्विवेलेंट का ही साइन लगाना है। कहीं कहीं पर मैं इक्विवेलेंट की जगह पर इक्वल टू का साइन मैंने लगा दिया है, तो उसको आप करेक्ट कर लेना, क्योंकि इक्विवेलेंट का साइन आपको लगाना, इक्वल टू का नहीं लगाना है। चलिए अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, तो क्या करेंगे, अब देखो यहां पर R2 में ऐड करना है आपको माइनस का 3 टाइम्स ऑफ R1, तो 1 1 2 1 1 2 और 3। देखिए पहली रो में कोई चेंज नहीं था, इसलिए मैंने पहली रो को एज इट इज लिख दिया। अब मैं सेकंड रो में चेंज करूंगा, सेकंड रो के एलिमेंट क्या है, 3 4 7 10। मुझे क्या करना है, R2 में ऐड करना है माइनस का 3 टाइम्स ऑफ R1, तो R1 को मैं -3 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दूंगा, -3 -3 -6 माइनस का 9। दोनों को ऐड करता हूं, 0 1 1 और 1। देखिए 7 - 6 4 -3 10 - 9, ये आपके पास आ जाएगा 0 1 1 1। आगे चलते हैं। अब आप देखो जरा ध्यान से, R3 में क्या करना है, R3 को पहले मैं इधर लिख लेता हूं, 5 7 11 एंड 17। R3 में आपको माइनस का 5 टाइम्स ऑफ R1 को ऐड करना है, तो यहां पर आएगा -5 -5 -10 और -15। ऐड कर देंगे, 0 2 1 2 0 2 1 2, तो 0 2 1 एंड 2 ये हमारे पास आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा, R4 में क्या चेंज करना है, 6 8 13 और 16। R4 में आपको ऐड करना है माइनस का 6 टाइम्स, ऑफ R1, तो यहां पर -6, यहां पर -6, यहां पर -12 और यहां पर माइनस का 18। तो ये कितना आएगा, 0 2 1 और -2, तो 0 2 1 एंड -2, ये हमारे पास आ गया। अब आगे देखो जरा, नेक्स्ट स्टेप देखिए। अब मुझे क्या करना, देखिए हमारे पास अभी डायगोनल एलिमेंट्स ये है ना, ये डायगोनल। अभी मुझे इस 2 को भी 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है, इस 1 को भी 0 बनाना है, यानी कि इसको 0 बनाऊंगा मैं और इसको बनाऊंगा, उसके बाद इसको बनाएंगे। तो अब देखो क्या ऑपरेशन लगेंगे, और याद रखना इस 1 की हेल्प से बनाना है, तो इस 1 की हेल्प से इस 2 और इस 2 को 0 बनाना है, तो मुझे चेंज करना है R3 में, चेंज R3 प्लस, देखो R3 में चेंज करना है R3 प्लस माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R2, सीधी सी बात है, आप इस 2 में -2 को ऐड करोगे तभी 0 बनेगा, और यहां -2 आना चाहिए, तो -2 कैसे आएगा, इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दो सेकंड रो को। R4 में चेंज, R4 प्लस माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R2, इसमें भी सेम चीज है, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R2। अब ये दोनों ऑपरेशन मैं लगा देता हूं, देखिए मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी, तो ए मैट्रिक्स जो इक्विवेलेंट होगी। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, पहली 2 रो में कोई चेंज नहीं है, तो फर्स्ट 2 रो को मैं ऐसे ही लिखूंगा, 1 1 और 2 3, 1 1 2 3, 0 1 1 0 1 1 1। उसके बाद अब यहां पर चेंज है, ठीक है ना। देखिए हमारे पास रो क्या है, थर्ड, 0 2 1 2, 0 2 1 2। इसमें क्या करना है, थर्ड रो में हमें ऐड करना है माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R2, ये R2 है, तो इसको अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूं तो 0 -2 -2 ऐड कर देंगे, तो देखो ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये -1 और ये 0, तो क्या बचेगा हमारे पास यहां पर, 0 0 -1
एंड 0, ये आपके पास आ जाएगा। अब देखो आगे ना, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं। देखो नेक्स्ट ऑपरेशन है R4। R4 क्या है आपके पास, ये R4 रो है, 0 2 1 -2। अब इसमें मुझे क्या ऐड करना है, अगेन माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R2, तो इसको -2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 0 -2 एंड -2 ऐड कर दीजिए, 0 -1, सॉरी यहां पर देखो 0 0 -1 -4, तो 0 0 -1 एंड -4। अब आगे देखो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लगेगा, देखिए अभी हमारे पास ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यानी कि अभी मुझे इसको भी 0 बनाना है। इसको क्या करना है, 0 बनाना है। तो देखिए कैसे बनेगा ये 0, इसको 0 बनाना है, किसके हेल्प से, इस -1 की हेल्प से। अब यहां पर जरा ध्यान दो, क्या इसको +1 करना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट भी हो जाएगा। तो हम यहां पर डायरेक्ट ऑपरेशन लगाते हैं, R4 में चेंज R4 प्लस -1 टाइम्स ऑफ R3, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, +1 हो जाएगा, इसमें ऐड करोगे 0 आ जाएगा। तो अब आपके पास जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आएगी, जरा देखिए क्या आएगी, A इक्विवेलेंट टू, देखिए पहले 3 रो में कोई चेंज नहीं है, 1 1 2 3, 0 1 1 1, 0 -1, सॉरी 0 0 0 0 -1 0, R4 0 0, देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा ये भी। और यहां पर देखो R4 प्लस, तो ये -4 ही रहेगा। तो ये मेरे पास फाइनल मैट्रिक्स आ गई। और अब आप देख सकते हैं ये क्या है, एक इक्लियन फॉर्म है। क्या है ये, इक्लियन फॉर्म है, क्योंकि डायगोनल के नीचे वाले सभी एलिमेंट 0 हो चुके हैं। तो ये क्या है, इक्लियन फॉर्म। आपको मैंने जब इक्लियन फॉर्म पढ़ाया था तब आपको बताया भी था कि स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है वही हमारी इक्लियन फॉर्म होती है मैट्रिक्स की। तो इट इज एन इक्लियन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं यहां पर लिखूंगा विच इज एन इक्लियन फॉर्म। ये क्या है, एक इक्लियन फॉर्म है, विच इज एन इक्लियन फॉर्म। अब यहां पर जरा ध्यान देना, विच इज एन इक्लियन फॉर्म। अब ये हमारी मैट्रिक्स की इक्लियन फॉर्म है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, कैसे इसका सॉल्यूशन लिखेंगे वो जरा ध्यान दीजिए। अगर ये इक्लियन फॉर्म है तो इस मैट्रिक्स की रैंक उतनी होगी जितनी इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है। और आप देख सकते हैं यहां पर सभी रो नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, और ये भी नॉन जीरो है। तो चारों रो क्या है आपकी, नॉन जीरो है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए की रैंक कितनी हो गई, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए आपके पास आएगी 4। अब एक चीज जरा ध्यान दीजिए, वेरिएबल कितने हैं, 4 है, यानी कि मैट्रिक्स की रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल है। नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है, इक्वल है। आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास 4 ही वेरिएबल है और हमारी मैट्रिक्स की 4 ही रैंक आ रही है। इसका मतलब रैंक ऑफ ए इक्वल टू 4, और ये किसके इक्वल है, नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल है या वेरिएबल्स के इक्वल है। तो नंबर ऑफ अननोन भी हमारे पास इतने ही है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर देखो हमारी जो रैंक आ रही है वो n नंबर ऑफ अननोन के इक्वल आ रही है। रैंक कितनी है, 4, और नंबर ऑफ अननोन भी कितने हैं, 4। तो सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, जिसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन कहते हैं। तो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज, देखिए ध्यान दीजिए, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, the given system of equation is consistent। देखो यहां पर सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट तो होगा ही होगा, है ना। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो मैं यहां पर कंसिस्टेंट नहीं लिख रहा हूं, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज, अब यहां पर जरा देखो, हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन या फिर जीरो सॉल्यूशन, हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन और जीरो सॉल्यूशन। तो इस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा है, ट्रिवियल सॉल्यूशन है, या फिर हम कह सकते हैं कि जीरो सॉल्यूशन है। तो हमारे पास यहां पर कितने वेरिएबल हैं, देखिए कैसा सॉल्यूशन है, ट्रिवियल सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन, या फिर इसको अब क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। तो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन और यूनिक भी लिख देते हैं, और
यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो ये चीज मेरे ख्याल से आपको सभी को समझ में आ गई होगी, है ना। अब देखो यहां पर हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन पजेस अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है, आप क्या लिखेंगे, नो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहां पर आप चाहे तो लिख सकते हैं नो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन और जीरो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। और जो गिवन हमारा सॉल्यूशन होगा, देखिए ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होगा, x1 भी जीरो होगा, x2 भी जीरो होगा, x3 भी जीरो होगा और x4 की वैल्यू भी जीरो होगी। इस तरीके से आप अपने फाइनल आंसर को लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया होगा कि फाइनल आंसर आपको कैसे लिखना है। तो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पहला क्वेश्चन हमारा, तो इसका सॉल्यूशन है यूनिक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या करना है, द सॉल्व द गिवन सिस्टम, सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। देखिए जो ये हम मैट्रिक्स से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं इसी को मैट्रिक्स मेथड कहते हैं। क्लियर है ना भाई, आप इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। तो कैसा मेथड हो गया, ये मैट्रिक्स मेथड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये इक्वेशन आपने क्लास 12th में भी सॉल्व की है, लेकिन वहां पर हमारा सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट होता था, है ना। वहां पर आप पहले ए इनवर्स निकालते थे एडजॉइंट और डिटरमिनेंट की हेल्प से, उसके बाद आप सॉल्व करते थे। लेकिन यहां पर हम क्लास 12th वाला मेथड यूज नहीं करेंगे। क्लास 12th का मेथड ये था, जहां पर आप ए इनवर्स निकालते थे विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट और एडजॉइंट, और उसके बाद इस बी से मल्टीप्लाई कर देते थे। बी यहां पर क्या नल मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो आपके पास क्या आता था, एक्स की वैल्यू आती थी। लेकिन यहां पर आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। देखिए ना, इस इक्वेशन, इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे। तो यहां पर हमारे पास ये चार इक्वेशन है। सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो चलिए पहले मैं इन चारों इक्वेशंस को लिख लेता हूं। देखिए क्या है, फर्स्ट इक्वेशन x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0। देखिए आप जब इक्वेशन लिखते हैं ना तो आप इस तरीके से लिखें कि x1 के नीचे x1 की टर्म्स आए, x2 के नीचे x2 की टर्म्स आए और x3 के नीचे x3 की टर्म्स आए। उससे क्या होता है, आपको मैट्रिक्स लिखने में आसानी होती है। सेकेंड इक्वेशन 2x1 माइनस x2, 2x1 माइनस x2 प्लस 3x3 इक्वल टू में 0। थर्ड इक्वेशन 3x1 माइनस 5x2 प्लस 4x3 इक्वल टू में 0। और लास्ट इक्वेशन है x1 प्लस 17x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 0। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशन 4 है और वेरिएबल केवल 3 है। ऐसा नॉन होमोजीनियस में भी हो सकता है, और ऐसा मैंने नॉन होमोजीनियस में आपको डीपीपी में ऐसा क्वेश्चन दिया है। तो याद रखना, अगर 3 वेरिएबल है और 4 इक्वेशन है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन को आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हाँ एक चीज जरूर है कि जो मेथड आप क्लास 12th में यूज करते थे वो मेथड यहां पर अब काम नहीं करेगा। क्लास 12th वाला मेथड केवल और केवल हम उन्हीं इक्वेशन में लगा सकते हैं जहां पर 3 इक्वेशन हो और 3 वेरिएबल हो। आगे अगर 4 वेरिएबल का क्वेश्चन है तो वहां पर क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो ये बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगा उस मेथड से। तो अब यहां पर जरा ध्यान देंगे। देखिए तो हमें क्लास 12th वाला मेथड यहां पर यूज नहीं करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पता लगा आपने क्लास 12th के मेथड को से क्वेश्चन किया और आपको मार्क्स भी नहीं मिले। चलिए अब यहां पर हम स्टार्ट करते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म। पहले हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब देखिए मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर मैं इसको लिखता हूं तो क्या आएगा हमारे पास, पहले x1 के कोफिशिएंट लिखूंगा। मैं क्या करूंगा, x1 के कोफिशिएंट। तो यहां पर देखो जरा x1 के कोफिशिएंट क्या क्या है, 1 2 3 1, 1 2 3 1, 1 2 3 1। x2 के कोफिशिएंट 3 -1 -5, 3 -1 -5 और 17। x3 के कोफिशिएंट 2 3 4 4। ये होगी मेरी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब यहां पर वेरिएबल्स हमारे पास कितने हैं, x1 x2 एंड x3, x1 x2 और x3। चलिए अब देखिए आगे क्या करना है इसमें, किस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए
आगे अब लिखें इसको, देखिए ये हमारी क्या आ गई, वेरिएबल की मैट्रिक्स। अब जरा ध्यान देना, जो वेरिएबल की मैट्रिक्स है यहाँ पर वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल्स केवल 3 है, यानी कि ये जो कॉलम मैट्रिक्स आएगी इसमें केवल 3 ही वेरिएबल होंगे। और देखिए मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 4/3 का, है ना। और जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है, 3/1 का। तो आप देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ कॉलम और इसमें नंबर ऑफ रो क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेशन क्या है, पॉसिबल है। इक्वल टू, अब यहां पर हमारे पास क्या आएगा, जरा ध्यान देना, यहां पर नंबर ऑफ इक्वेशंस 4 है, तो यहां पर 0 0 0 एंड 0, ये तो हो गया इसका मैट्रिक्स की फॉर्म। अब आगे देखें, अब इसके बाद क्या करना, जरा ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स की फॉर्म। अब यहां पर आपको इसमें से मैट्रिक्स ए को लिखना है, ये आपकी मैट्रिक्स ए है, तो यहां पर मैं मैट्रिक्स ए को लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो, मैट्रिक्स ए। तो ए इक्वल टू देखिए ए के इक्वल में 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 3 -1 3 -1 -5 और 17 2 3 4 4 2 3 4 4, ये है मेरे पास मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर है 4/3 का। अब देखो इसकी जो रैंक होगी ना, इसकी रैंक 3 से ज्यादा नहीं आएगी, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर 3/4 है या 4/3 है, मैक्सिमम रैंक उसकी 3 हो सकती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना। अब यहां पर देखो जरा, यहां पर कुछ स्टूडेंट को डायगोनल को लेकर कंफ्यूजन होगा, है ना। देखो इस मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है, 4/3 का, तो इसमें हाईएस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बन सकती है, 3/3 की। तो आपको केवल 3/3 वाले पार्ट में ही डायगोनल को देखना है, तो 3/3 वाले पार्ट में डायगोनल ये है। आपको इसके नीचे जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उन सबको 0 बनाना है, इस चीज का आप ध्यान रखें। अगर आप इस डायगोनल के नीचे वाले सभी एलिमेंट को 0 बना देते हैं तो आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी वो इक्लियन फॉर्म में होगी, और इक्लियन फॉर्म में जितनी भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी वही हमारी मैट्रिक्स की क्या होगी, रैंक होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखिए किसको 0 बनाऊंगा, इन तीनों एलिमेंट को मैं सबसे पहले 0 बनाऊंगा। तो इसके लिए मैं 3 ऑपरेशन लगाने होंगे। सबसे पहले ऑपरेशन लगेगा R2 में चेंज, R2 प्लस माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R1, R3 में चेंज, R3 प्लस माइनस का 3 टाइम्स ऑफ R1। तो मुझे लगता है ये तो आप बहुत अच्छे से अब सीख चुके होंगे कि हमें इसको कैसे 0 बनाना है, इसको कैसे 0 बनाना है। लास्ट ऑपरेशन R4 में चेंज, तो R4 माइनस R1, सीधे इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एक बार मैं कोफिशिएंट चेक कर लेता हूं, मैट्रिक्स को चेक करना बहुत जरूरी है, इसमें अगर एक भी एलिमेंट गलत हुआ तो हमारा फाइनल तक आंसर गलत आएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 1 3 2 1 3 2, 2 -1 3 2 -1 3, 3 -5 4 3 -5 4, 1 17 और 4, क्लियर, ठीक है। अब देखो आगे, अब यहां पर हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगी ए के। तो ए के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स देखिए जरा क्या होगी, ध्यान से देखो। पहली रो में कोई चेंज नहीं है तो 1 3 एंड 2 मैंने ऐसे ही लिख दिया। सेकेंड रो में चेंज है, देखिए सेकेंड रो के एलिमेंट क्या है, 2 -1 और 3। आपको R2 में क्या ऐड करना है, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R1, यानी कि -2 -6 और -4 ऐड कर दीजिए, 0 -7 -1, 0 -7 और -1 -1। आगे बढ़ते हैं, R3 में क्या, R3 रो को पहले मैं लिख लेता हूं, 3 -5 और 4। R3 में क्या करना है आपको, R3 में 3 टाइम्स ऑफ R1 ऐड करना है। तो यहां पर आएगा माइनस का 3 माइनस का 9 एंड माइनस का 6 ऐड कर दीजिए, 0 माइनस का 14 माइनस का 2, 0 माइनस का 14 माइनस का 2। आगे देखो, अब यहां पर तो सीधे सीधे R4 में से R1 को माइनस करना है, तो 1 -1 0, 17 -3 14 और 4 -2 2 आ जाएगा। अब हम चलते हैं आगे, देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, जरा ध्यान दें। अब देखो आपको क्या करना है, देखो ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स थे, आपको अभी इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। तो चलिए इन दोनों को भी 0 बना देते हैं 7 के हेल्प से। तो इस -7 के हेल्प से इन दोनों को 0 बनाना। अब यहां पर जरा ध्यान से समझो, देखिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम इसको 1 बनाते हैं,
लेकिन यहां पर इसको बिना 1 बनाए ही कैलकुलेशन आसान हो रही है, क्योंकि इसके नीचे दोनों के दोनों जो मल्टीपल है वो 7 के ही हैं। तो इसको 1 बनाने की जरूरत नहीं है आपको, आप सीधे क्या करेंगे, R3 में चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे R3 में, जरा ध्यान से देखो। ये कब 0 बनेगा, ये 0 तब बनेगा अगर इसमें +14 ऐड हो जाए। तो +14 कैसे बनेगा, -7 को -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो R3 में चेंज, R3 प्लस माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R2, तो ये 0 बन जाएगा। सिमिलरली R4 में चेंज करेंगे, R4 प्लस, देखो ये 0 कब बनेगा, अगर इसमें -14 ऐड हो जाए। इसका मतलब R4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2। ये जैसे ही आप दोनों ऑपरेशन लगाएंगे, आपके पास जो नई मैट्रिक्स आएगी वो A मैट्रिक्स के ही क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। और जरा देखिए ध्यान से क्या इसमें एलिमेंट होंगे। पहली 2 रो में कोई चेंज नहीं है, तो 1 3 2 0 -7 -1। अब यहां पर जरा ध्यान दो, 0, ये एलिमेंट 0 ही रहेगा, ये भी 0 हो जाएगा, है ना। देखिए हम क्या कर रहे हैं, -2 में हम ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं -2 में, -2 में 2 टाइम्स ऑफ R2। देखो अगर ये -2 है, जरा ध्यान दो, अगर ये -2 है और अगर आप इस -2 में ऐड करोगे इसका -2 टाइम्स, तो ये +2 होगा, यानी कि 0 आएगा। इसका मतलब ये एलिमेंट भी आपका क्या आने वाला है, 0। आगे बढ़ते हैं, R4 में देखते हैं। R4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2, यानी कि 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0, 0 ही आएगा। यहां पर देखो 14 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -7, 0। 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -1, यानी कि अगेन 0। और मेरे ख्याल से यहां पर हमारा जो रैंक है वो अब हमें यहां से पता चल जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने डायगोनल के नीचे वाले सभी एलिमेंट को क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो अब ये हमारे पास क्या है, एक इक्लियन फॉर्म है। कैसी फॉर्म है, इक्लियन फॉर्म है, क्योंकि देखो इसमें नंबर ऑफ 0 रोज नीचे की तरफ ही आ रही हैं। तो यहां से अगर आप देखें, विच इज, मैं यहां पर लिख देता हूं, विच इज एन इक्लियन फॉर्म। इक्लियन फॉर्म, ये क्या है हमारे पास, एक इक्लियन फॉर्म है। तो यहां पर अगर ये इक्लियन फॉर्म है, तो यहां पर इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 होगी। और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 3। तो 2 क्या है, लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। नंबर ऑफ अननोन से क्या है, ये रैंक कम है। इसका मतलब अगर नंबर ऑफ अननोन से रैंक कम है, तो देखिए क्या केस बनता है। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, अब हमारा केस बनेगा ये, रैंक जो है वो नंबर ऑफ अननोन से कम है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। तो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो यहां पर तो नहीं लिखा जाएगा, आगे लिख देता हूं मैं, है ना। देखिए, तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो यहां पर हम लिखेंगे द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, the given system of equation has, the given system of equation has non infinite, the given system of equation has infinite non-trivial solution, infinite non-trivial solution। तो इस सिस्टम का जो हमारा सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट है, यानी कि नॉन ट्रिवियल क्या है, सॉल्यूशन है। या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, और नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ये केस हमारा क्या हो गया, बन गया, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो मेरे ख्याल से अब आपको यहां पर ये, इसका भी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया और इसका भी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अब यहां पर तीसरे टाइप का क्वेश्चन, जो हमारा लास्ट टाइप है, उसका क्वेश्चन हम यहां पर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए कैसे करना है। तो यहां पर आपके पास क्या कहा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। देखिए इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो उनको करने का 2 तरीके होते हैं। इनको करने के क्या होते हैं, 2 तरीके होते हैं। ध्यान से समझिए कैसे। देखिए इन्होंने कहा इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब है यहां पर जो रैंक आएगी, यहां पर
जो मैट्रिक्स ए की रैंक आएगी वो रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होगी, नंबर ऑफ वेरिएबल से क्या होगी, कम होगी। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेता हूं, इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म। देखिए सभी क्वेश्चन को करने का तरीका इनको एक ही जैसा होगा, है ना। देखो सबसे पहले मैं इसको अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूं तो सबसे पहले यहां पर मेरे पास आएंगे एक्स के कोफिशिएंट इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो यहां पर एक्स के कोफिशिएंट देखो जरा, 3k माइनस 8, 3 और 3। उसके बाद यहां पर देखो y का कोफिशिएंट 3, 3k माइनस 8 और 3। z का कोफिशिएंट 3, 3 और 3k माइनस 8। ये है मेरे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और यहां पर आपके पास आ जाएंगे वेरिएबल। वेरिएबल कितने जरा ध्यान से देखो, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है, एक्स वाई और जेड इक्वल टू में 0 0 0। अब जरा आगे देखो ध्यान से, अब क्या करना है देखो। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए है, और इसका जो सॉल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल है। क्या है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले मैं यहां से मैट्रिक्स ए को लिख लेता हूं, मैट्रिक्स ए। ये मेरे पास मैट्रिक्स ए है, 3k माइनस 8, 3 3, 3k माइनस 8, 3k माइनस 8, 3 3 3 और 3k माइनस 8। ये मेरे पास मैट्रिक्स ए। अब जरा ध्यान से समझें आगे क्या करना है। देखो अब इसके बाद की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो देखिए हमें करना क्या है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, अगर मैं इस मैट्रिक्स की रैंक निकालूं तो इसकी रैंक 3 से कम आनी चाहिए। इस बात को आप समझते हैं। देखिए यहां पर क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है और ये मैट्रिक्स 3x3 की है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इस स्क्वायर मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 3 से कम आनी चाहिए। तो यहां पर अब मेरे पास दो तरीके हैं। देखिए दो तरीके क्या हैं, एक तो ये कि मैं यहां पर जैसे अभी तक कर रहा था इक्लियन फॉर्म से इसकी रैंक निकालू। क्या करूं, इसकी रैंक निकालू। और जब आप रैंक निकालेंगे, जब आप इसको इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए जब आप इसको इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इक्लियन फॉर्म में सीधी सी बात है कि इक्लियन फॉर्म के केस में जो थर्ड रो में एलिमेंट आएंगे वो सारे एलिमेंट 0 के बराबर होने चाहिए। क्यों, क्योंकि इसकी रैंक 2 है। अगर इसकी रैंक 2 है तो इसका मतलब इसमें नॉन जीरो रो कितनी होंगी, 2, यानी कि लास्ट वाली रो क्या होनी चाहिए, 0। लेकिन इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब देखो इसमें सेकंड मेथड क्या है इसको करने का, आप जरा ध्यान से समझिए। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 की और इसकी रैंक 3 से कम है। इसका मतलब ये हुआ इस मैट्रिक्स का जो 3x3 का डिटरमिनेंट होगा उसकी वैल्यू 0 होगी। याद करिए मैंने आपको रैंक को कैलकुलेट करना सिखाया था मैट्रिक्स मेथड से, और वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की रैंक, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की रैंक उसके ऑर्डर से कम है, उसके ऑर्डर से क्या है, कम है, तो उस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो 0 के इक्वल होगा। यानी कि अगर मैट्रिक्स 3x3 की है, 3x3 की है और उसकी रैंक अगर 3 से कम है तो इसका मतलब 3x3 का डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। ये हमने पढ़ा था मैट्रिक्स, जहां पर हमने पढ़ा था रैंक्स बाय डिटरमिनेंट मेथड। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर एक 3x3 मैट्रिक्स का एक डिटरमिनेंट मैं यहां पर लिखूंगा। तो ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे। देखिए 3x3 का एक डिटरमिनेंट मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, देखो ध्यान दें। तो मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट देखिए कितना होगा, तो ये डिटरमिनेंट हमारा बनेगा 3x3 का 3k माइनस 8, 3 3 3k माइनस 8 और 3 3 3 एंड 3k माइनस 8। ये मेरा 3x3 का डिटरमिनेंट है और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। क्या होनी चाहिए, 0। तो यहां पर हम लिखेंगे फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो देखिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा जरा ध्यान देना। अगर हम कह रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल है तो इसका मतलब यहां पर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तभी होगा जब इसकी रैंक 3 से कम आएगी, और इसकी रैंक अगर 3 से कम आएगी तो 3x3 का डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा।
तो चलिए यहाँ पर अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर मैं इस डिटरमिनेंट को लिख लेता हूं। क्या है डिटरमिनेंट, देखो जरा ध्यान से, 3k माइनस 8 3 3 3k माइनस 8 3 3 3 और 3k माइनस 8, इसकी वैल्यू आएगी 0। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए एक तरीका ये है कि आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दें। क्या कर दें, इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दें, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से आ जाएगा। लेकिन उससे भी आसान तरीका ये, आप लोगों ने क्लास 12 में डिटरमिनेंट पढ़ा है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, तो उसमें से एक दो प्रॉपर्टी का अगर हम यहां पर यूज कर लेंगे तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखो कैसे, इसमें एक काम कर सकते हैं हम कि यहां पर जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए जीरो कैसे बनेगा, आप जरा ध्यान से समझो। एक तरीका तो यहां पर ये है कि अगर मैं इन तीनों रो को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, या तीनों कॉलम को ऐड कर दो। यानी कि देखो डिटरमिनेंट के अंदर आप कॉलम ऑपरेशन और रो ऑपरेशन दोनों लगा सकते हैं। रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन अलाउ होते हैं इन डिटरमिनेंट। तो अब यहां पर जरा ध्यान देना, मैं यहां पर क्या ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं, मैं यहां पर ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं R1 में चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए ये ऑपरेशन डिटरमिनेंट में होता है, ध्यान रखना, क्लास 12 में आपने पढ़ा है डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट के केस में अगर आप डिटरमिनेंट को, मान लीजिए आपको डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करने से पहले उसको थोड़ा आसान बना लो, है ना। तो आसान बनाने का तरीका क्या होता है कि उसमें ऑपरेशन लगाओ। डिटरमिनेंट के अंदर आप तीनों रो को ऐड भी कर सकते हैं, तीनों कॉलम को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर तीनों में एक साथ ऑपरेशन लगाया जा सकता है डिटरमिनेंट के केस में, मैट्रिक्स के केस में नहीं लगा सकते। ऐसा मैंने किया क्यों, क्योंकि देखो अगर ऐसा करने से क्या होगा ना, जब मैं यहां पर R1 R2 R3 रो को ऐड करूंगा तो यहां पर देखोगे कि आपको पहली रो के सारे एलिमेंट क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। देखो कैसे, अब मैं इस ऑपरेशन को आपको लगा के दिखाता हूं, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो देखिए क्या आएगा। अब देखो मैं अगर इन तीनों को ऐड करता हूं तो ये 3k है, माइनस 8 प्लस 3 प्लस 3, तो ये 3k माइनस 2 हो जाएगा। यहां पर भी 3k माइनस 2 हो जाएगा, यहां भी 3k माइनस 2 हो जाएगा। तो जब ये ऑपरेशन लगेगा तो देखो आपके पास जो नया डिटरमिनेंट आएगा वो क्या होगा, देखो ध्यान से, 3k माइनस 2, 3k माइनस 2 और 3k माइनस 2। पहली रो में तो यही आएगा, इक्वल टू में 0। समझ में आया था क्यों हुआ, क्योंकि हमने इन तीनों को ऐड कर दिया। तो 3k माइनस 2, 3k माइनस 2, 3k माइनस 2, बाकी नीचे ऐसे ही रहेगा। 3 3, देखिए यहां पर क्या रहेगा 3, यहां पर 3, 3k माइनस 8 और 3, 3k माइनस 8। अब क्या करेंगे, डिटरमिनेंट के अंदर से आप किसी भी एक रो से कॉमन ले सकते हैं या किसी एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है, डिटरमिनेंट में एक रो या एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, जबकि मैट्रिक्स में पूरी मैट्रिक्स से कॉमन आता है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, फर्स्ट में देखिए टेकिंग कॉमन 3k माइनस 2 फ्रॉम फर्स्ट रो, तो यहां पर फर्स्ट रो से मैं 3k माइनस 2 को क्या करूंगा, कॉमन ले लूंगा। तो यहां पर 1 1, देखिए यहां पर 1 बचेगा, यहां पर भी 1 बचेगा और यहां पर भी 1, ये 3 3, 3k माइनस 8 और 3 3, 3k माइनस 8 इक्वल टू में 0। अब क्या करें, अब देखो ये तीनों 1 बन चुके हैं, तो इसको और इसको 0 बना दो। बहुत आसान है, कैसे, देखिए ये C2 कॉलम है, तो C2 में चेंज C2 माइनस C1 और C3 में चेंज C3 माइनस C1। अब देखो यहां पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा अलग चले गए हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर एक्चुअल में हमारे पास डिटरमिनेंट बन गया है और डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए हमें डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर्टीज का यूज नहीं करते तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिए, बस डायरेक्ट जब आप एक्सपेंड करेंगे तो एक बड़ा सा एक्सप्रेशन बन जाएगा, उसको आपको सॉल्व करना होगा। और कई बार अगर ये क्यूबिक एक्सप्रेशन बनेगा उसको आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप डायरेक्ट एक्सपेंड करो, उसके बाद कैलकुलेटर का यूज करो और कैलकुलेटर से क्या कर दो, आंसर को निकाल लेंगे। चलिए मैं यहां पर प्रॉपर तरीके से, अगर आपको ये तरीका अच्छा नहीं लगता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको डायरेक्टली ओपन कर देना है और कैलकुलेटर का यूज करके इसका आंसर फाइंड कर लेना है। चलिए k की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहां पर देखिए ये ऑपरेशन अगर मैं लगाता हूं तो हमारे पास क्या बनेगा, 3k माइनस 2 तो बाहर है। देखिए C2 और C3 कॉलम में चेंज है, 1 कॉलम, फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं है, 1 3 3, इसमें से इसको माइनस करो 0, इसमें से इसको माइनस करो। देखो 3k माइनस 8 तो पहले से ही है, 3k माइनस 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 3k माइनस 11 हो जाएगा, 3k माइनस 11, 3 में से 3 को माइनस करो 0। आगे बढ़ते हैं,
इसमें से इसको माइनस करना है तो अगेन 0, इसमें से इसको माइनस करना है 0, और इसमें से इसको माइनस करना है तो 3k माइनस 11 और इक्वल टू में 0। नाउ एक्सपेंड, अब इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो मैं यहां पर इसको एक्सपेंड करने जा रहा हूं, एक्सपेंड अलोंग, देखिए जिस रो में 0 है उसी रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड अलोंग R1। तो इसको R1 के अलोंग क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो देखिए हमारे पास 3k माइनस 2 तो पहले से ही बाहर था। अब इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं फर्स्ट रो के अबाउट, यानी कि इस 1 को हमें पहले लिखना पड़ेगा 1, जरा ध्यान दें 1 ब्रैकेट, और उसके बाद देखिए 1 फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, तो इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दीजिए, इसका और इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका और इसका मल्टीप्लाई, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 3k माइनस 11, 3k माइनस 11 और माइनस में 0 और इक्वल टू में फिर से 0। तो यहां पर देखो जरा ध्यान से, एक्चुअल में हमारे पास क्या आ गया, 3k माइनस 2, 3k माइनस 11 और 3k माइनस का 11 इक्वल टू में 0। तो यहां से मुझे k की 3 वैल्यू मिल रही है। देखिए क्या मिल रही है, k इक्वल टू, यहां से आप तीनों को अलग अलग 0 रखेंगे तो यहां से आपको मिलेगा k की वैल्यू 2/3। देखो जब आप इस वाले पार्ट को 0 रखोगे तो k की वैल्यू 2/3, और इस पार्ट को 0 रखोगे तो k की वैल्यू 11/3, और इस पार्ट को 0 रखोगे तो यहां से भी k की वैल्यू आपको मिलेगी 11/3। तो ये हमारे पास क्या आ गई, k की वैल्यूज आ गई। कभी कभी इस क्वेश्चन को और लेंथी करके पूछ लेते हैं, कैसे, देखिए और लेंथी अगर इस क्वेश्चन को करना हो तो कैसे करेंगे, इसमें आपसे बोलेंगे कि जो k की वैल्यू आई है उस वैल्यू को पुट करिए और इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन फाइंड आउट करिए। मतलब जैसे यहां पर k की 2 वैल्यू आ रही है, एक आ रही है 2/3, तो आपको यहां पर k की वैल्यू 2/3 पुट करेंगे और फिर दोबारा से इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और x1 xy और z की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा अगर ऐसा पूछेंगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। जहां पर पूछा जाता है वहां पर क्वेश्चंस क्या होते हैं, आसान होते हैं, जैसा कि मैंने आपको एक क्वेश्चन डीपीपी में दिया है। अब यहां पर देखो जरा, पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है इसमें, और इसका जो सॉल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको कराया है, और इससे बहुत ज्यादा आसान है क्योंकि यहां पर कैलकुलेशन बहुत ही कम होगी। k की a की वैल्यू आएगी 8, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप डिटरमिनेंट वाले मेथड से भी कर सकते हैं और बिना डिटरमिनेंट के भी कर सकते हैं। ये बिना डिटरमिनेंट के भी आसान है और डिटरमिनेंट से भी आसान है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन देखिए जरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है आपको, अगेन सेम क्वेश्चन है। देखो यहां पर k की जगह लैम्डा दे दिया, हैज ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड आल्सो फाइंड द सॉल्यूशन इन ईच केस। तो यहां पर इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, आपको यहां पर लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए लैम्डा की वैल्यू आपकी यहां पर 2 आएंगे, +2 भी आएगी और -2 भी आएगी, और इन्होंने क्या कहा कि आल्सो फाइंड द सॉल्यूशन इन ईच केस, आपको दोनों केस में सॉल्यूशन फाइंड करना है। यानी कि जब लैम्डा इक्वल टू 2 है तो आप क्या करेंगे, लैम्डा की जगह पर 2 पुट कर देंगे, और फिर जो आपकी मैट्रिक्स ए बनेगी उस मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे और रैंक के बेसिस पे उसका आंसर बताएंगे। तो देखो यहां पर रैंक के बेसिस पे जो आंसर आपको दिखाई दे रहा है ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, इनफाइनाइट, दोनों ही केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है, आपको के के टर्म्स में फाइंड करना होता है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो यहां पर आपका जो टॉपिक है, यहां पर आपका जो टॉपिक है लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के भी सभी क्वेश्चन करा दिए हैं, हर टाइप का क्वेश्चन आपको करा दिया है, और होमोजेनियस का भी हर टाइप का क्वेश्चन आपको करा दिया। अगर आप जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं और जितने क्वेश्चन मैंने आपको डीपीपी में दिए, अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो 100% आपका इस टॉपिक का क्वेश्चन चाहे कितना भी टफ आ जाए गलत नहीं होगा। बस आपको इतने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं जितने मैंने आपको कराए हैं। देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे और 5 ही आपको डीपीपी में दिए थे। यहां पर मैंने आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और 2 डीपीपी में दिए, तो टोटल क्वेश्चन हो गए 15। तो देखिए यहां से 100% यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो एक क्वेश्चन के लिए आप 15 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते हैं, लेकिन समझ के करना है, अच्छे से करना है, ठीक है। तो यहां पर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। और आपको एक चीज मैं बता देता हूं कि गेटवे क्लासेस ऐप पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के अलावा बीटेक फर्स्ट ईयर के सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक गेटवे क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो गेटवे क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अभी आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें,
अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।